डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। भारत में आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। नियोजन को समझने और नियोजन के महत्व और विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन के महत्व अति आवश्यक है। चाहे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात हो, चाहे इकोनॉमिक प्लानिंग की बात हो, चाहे बैंकिंग की बात हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं का यदि हम अध्ययन करें तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है। बीच बीच में कहीं 1 वर्षीय योजनाएं भी लागू की गई, 2 वर्षीय योजनाएं भी लागू की गई। प्रश्न ये नहीं है कि नियोजन की सफलता क्या रही, प्रश्न ये नहीं है कि नियोजन कितना सफल रहा। प्रश्न यह है कि ये नियोजन होता क्या है, नियोजन क्यों किया जाता है, नियोजन का उद्देश्य क्या है। आज के समाज में प्रत्येक व्यक्ति और समाज और देश के पास में सीमित संसाधन है और प्रत्येक राष्ट्र या प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समाज उस सीमित संसाधनों से असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहता है। तो अपने उपलब्ध सीमित संसाधनों का इस प्रकार से विदोहन करे, इस प्रकार से प्रयोग करे कि अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सके, अधिकतम लक्ष्यों की ओर बढ़ा जा सके, उसके लिए नियोजन ही एकमात्र शैली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, नियोजन वह रामबाण औषधि है जिसके माध्यम से हम हमारे सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। भारत में नियोजन के माध्यम से विभिन्न टारगेट पूरे किए गए। भारत के विकास की अगर गौरव गाथा गाई जाती है तो उसमें पहला पहिया नियोजन का आता है। 15 अगस्त 1947 के बाद नियोजन पर बहुत लंबा चौड़ा विचार मंथन किया गया और 1 अप्रैल 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई। 5 वर्ष में करना क्या है, कैसे करना है, क्या हमारे पास है, क्या नहीं है, कैसे अचीव किया जाए, कैसे टारगेट तक पहुंचा जाए, ये कार्य नियोजन के माध्यम से ही किया जाता है। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि नियोजन होता क्या है, नियोजन की विशेषताएं क्या है, नियोजन के महत्व या पक्ष में तर्क क्या है और नियोजन की कुछ हानियां और डिमेरिट्स है वो क्या है। सबसे पहले यदि हम नियोजन की बात करें तो हमें नियोजन का अर्थ समझना होगा। तो हमने लिखा है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति हमेशा अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। इसके लिए वह सीमित साधनों का उपयोग इस प्रकार सोच समझकर करता है ताकि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। नियोजन का विचार मानव सभ्यता के साथ ही हुआ है तथा समस्त आर्थिक क्रियाकलापों में नियोजन निहित है। ये तो हमने बात की एक व्यक्ति की, एक समाज की। अब यदि हम देश की बात करें तो अगले पैराग्राफ में हमने लिखा है कि आर्थिक नियोजन से अभिप्राय कार्य करने की ऐसी प्रक्रिया से है जो उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। जो संसाधन, जैसे संसाधन, जितने संसाधन हमारे पास उपलब्ध है उन संसाधनों का हम मैक्सिमम उपयोग करेंगे, उन संसाधनों का विदोहन करेंगे, उन संसाधनों को किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है जिससे कि हमारे लक्ष्य प्राप्त हो सकते हैं। कोई देश, कोई व्यक्ति, कोई समाज यह कहे कि हम गरीब हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते, हम अशिक्षित हैं इसलिए कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास साधन नहीं है इसलिए कुछ नहीं कर सकते, तो ये आज की तारीख में बिल्कुल गलत है। उसके पास जो है, जितना है, जैसा है, उससे उसको क्या करना है उसके लिए किए गए प्रयास नियोजन कहलाता है। यदि हम हमारे देश की बात करें तो जितने भी संसाधन हमारे पास थे, चाहे वो प्राकृतिक संसाधनों की बात है, चाहे वो तकनीकी संसाधनों की बात है, चाहे आर्थिक संसाधनों की बात है, हमने हमारे लक्ष्य को प्राप्त किया है। दूसरे शब्दों में यदि बात करें तो राज्य की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि यानी एक निश्चित अवधि होती है, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष में पूर्व निर्धारित लक्ष्यों एवं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग केंद्रीय सरकार द्वारा चयन, निर्देशन, नियमन व नियंत्रण किया जाता है। यानी देश की सर्वोच्च सत्ता होती है, वो एक योजना बनाती है, उस योजना में क्या प्राप्त करना है, क्या हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को कैसे हासिल किया जाए और उसके लिए हमारे पास जो संसाधन है उसका किस प्रकार से प्रयोग किया जाए, ये नियोजन कहलाता है।
परिभाषा देखी जाए तो भारतीय योजना आयोग ने परिभाषा दी है जिसमें ये लिखा है कि आर्थिक नियोजन साधनों के संगठन की वह विधि है जिसके द्वारा साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उसका हम लाभप्रद उपयोग करेंगे जिससे निश्चित सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति की जा सकती है, जिससे हम हमारे टारगेट पूरे कर सकते हैं या टारगेट अचीव कर सकते हैं। नियोजन के दो प्रमुख अंग बताए गए हैं। नियोजन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाई गई पद्धति, जो आपके टारगेट हैं उन टारगेट को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, और उपलब्ध साधनों का कुशलतम आवंटन, जो हमारे पास संसाधन है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। हमारे पास खनिजों के भंडार हैं, हमारे पास पर्यावरण अच्छा है, हमारे पास तकनीकें हैं, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन खूब है, लेकिन कोई ऐसी तकनीक नहीं है जिससे हम उनको निकाल सकें। एक उदाहरण से स्पष्ट करूंगा, जैसलमेर बाड़मेर इस बेल्ट में तेल के भंडार हैं। नियोजन के माध्यम से ही उस तेल के भंडार को विदेशी सहयोग के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। हम उसका प्रयोग करके इस बेल्ट को या इस देश को और अधिक विकास की ओर अग्रसर कर सकते हैं। तो नियोजन ही वह माध्यम है जिससे हम हमारे साधनों का पूर्ण विदोहन कर सकते हैं, कुशलतम आवंटन कर सकते हैं। बात आती है नियोजन की विशेषताएं। जब हम विशेषताओं की बात करते हैं तो नियोजन की विशेषता है, नंबर 1, लक्ष्य पूर्व निर्धारित होता है। हमें पहले से ये तय करना होता है कि हमें क्या हासिल करना है, हमें कैसे हासिल करना है, हमें क्या चाहिए, हम क्यों नियोजन कर रहे हैं, हमारे टारगेट्स क्या हैं, ये पहले निर्धारित होंगे। उसके बाद प्राथमिकताओं का निर्धारण होता है, हमारी पहली प्राथमिकता क्या है, हमारी दूसरी प्राथमिकता क्या है। मैं ये बताना चाहूँगा कि जब 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पूरा के पूरा सिर्फ और सिर्फ शिक्षा को समर्पित करना था, बट इन्होंने नहीं किया। पहली पंचवर्षीय योजना पूरी की पूरी कृषि को समर्पित थी। 5 वर्षों में केवल और केवल हमने कृषि पर जोर दिया कि देश की 80% जनसंख्या उस समय कृषि पर आश्रित थी। देश की 80% जो हमारी बड़ा भाग है वो कृषि पर अपनी आजीविका चला रहा था, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कृषि थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना के 5 वर्षों में केवल कृषि पर कार्य किया और दूसरी पंचवर्षीय योजना हमने शिक्षा को समर्पित की, जिसमें हमने कॉलेजेस खोले, स्कूल्स खोले, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले, एम्स खोले, विभिन्न प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस खोले। ये एजुकेशन एक प्राथमिकता तय की हमने। पहले हम 5 वर्षों में केवल कृषि के लिए कार्य करेंगे, दूसरी बात ही नहीं करेंगे। दूसरे में हम शिक्षा की बात करेंगे, बात ही नहीं करेंगे। जब तीसरी पंचवर्षीय योजना की आई तो हमने नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल और बैंकिंग सेक्टर में काम करना शुरू किया। तो जैसे जैसे आपकी जो जो प्राथमिकता है, सारी प्राथमिकता एक साथ पूरी नहीं की जा सकती। जो प्रमुख प्राथमिकता है वो पहले पूरी की जाएगी, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। इस प्रकार से प्राथमिकताओं का निर्धारण करना होगा। साधनों का कुशलतम आवंटन, आपके पास जो उपलब्ध साधन है उसको इस प्रकार से आपको एलोकेट करना होगा कि सभी क्षेत्रों में विकास किया जा सके। निर्धारित अवधि होती है। निर्धारित अवधि का मतलब यह है कि एक तय होता है कि कितने वर्षों में काम करना है। तो वैसे तो पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जाती थी पहले, फिर 1 वर्षीय योजनाएं भी चलाई गई। एक 1981 में, 80 की बात है, 80 में इंदिरा गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया। ये 20 सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य ये था कि 1980 से लगाकर सन 2000 तक इन 20 वर्षों के 20 कार्य तय किए गए। इन 20 वर्षों में 20 कार्य करने हैं। इन 20 वर्षों में 1980 से 2020 तक 20 कार्य बनाए गए और एक कार्य 1 वर्ष में करना था। उसको 20 का कहते हैं, 20 सूत्री कार्यक्रम। इस 20 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से 1 वर्ष में पूरे वर्ष पर्यंत वही कार्य करना है। सरकारी योजनाओं के माध्यम से सरकार सिर्फ उसी के ऊपर पैसा खर्च करेगी। इस प्रकार निश्चित अवधि में क्या करना है ये नियोजन के माध्यम से हम सीखने को मिलता है। केंद्रीय नियोजन संगठन, नियोजन जो भी होता है वो देश की जो केंद्रीय सत्ता होती है, केंद्रीय सरकार होती है, वो तय करती है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक बार नियोजन कर लिया अब नियोजन की आवश्यकता नहीं है। ये लगातार चलेगा। एक पूरा होगा दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा अगला शुरू हो जाएगा।
राज्य का हस्तक्षेप होता है। नियोजन करता तो केंद्रीय सरकार है, लेकिन राज्य का भी उसमें बराबर हिस्सेदारी होती है। ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक पर्टिकुलर गुजरात के लिए बना लिया गया, राजस्थान के लिए बना लिया गया, ऐसा नहीं है। पूरे देश के लिए एक समान, एक कानून, एक नियम, एक योजना बनती है। जो भी नियोजन है वो सरकार बनाती है, लेकिन जनता से सहयोग अपेक्षित होता है। जब तक जनता सहयोग नहीं करेगी, कोई भी नियोजन सफल नहीं होना है। तो नियोजन की सफलता में जनता का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। और जो भी परिवर्तन होते हैं वो संरचनात्मक होते हैं, यानी ढांचागत परिवर्तन किए जाते हैं, जिसमें देश में कई चीज़ें हैं। आज आप देखेंगे, आपके गांव में स्कूल है, आपके गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, आपके गांव में पोस्ट ऑफिस है, आपके गांव में मोबाइल सर्विसेज है, बिजली है, पानी है, सड़क है, परिवहन है। ये सारी चीज़ें कोई एक वर्ष में तो हुई नहीं है, एक योजना में तो हुई नहीं है। तो विभिन्न योजनाओं में समय समय पर काम करवाए गए। कभी बिजली के करवाए गए तो सारे गाँव में बिजली कराई गई, कभी स्कूल खोले गए तो सभी जगह स्कूल खोले गए, कभी बसों की व्यवस्था की गई, कभी और कुछ किया गया। तो धीरे धीरे आज अगर आप 20 वर्ष पहले और आज के गांव के अंतर देखेंगे तो आपको विकास नजर आएगा। ये थे नियोजन का अर्थ, नियोजन की विशेषताएं। इसी कंसर्न में आगे देखते हैं नियोजन का महत्व। अब जब नियोजन के महत्व की बात करते हैं तो नियोजन इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में कुछ भी कहा जाए तो वो कम है। तो सब आप नियोजन के बारे में आपने जो बताया वो कम है। नियोजन इतना महत्वपूर्ण है कि बिना नियोजन के देश के विकास की कल्पना करना ही रेत के टीले पर महल बनाने के बराबर है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर आज तक नियोजन के 7 दशक पूरे हो चुके हैं। आज प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विश्व के अधिकांश राष्ट्र नियोजन का सहारा लेते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो नियोजन का सहारा नहीं लेता। इसके बावजूद भी यह विचार सर्वसम्मत नहीं है, यानी सभी लोग इसको मानते नहीं है। कुछ राष्ट्र मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। नियोजन का महत्व निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। बिंदु कौन से है? साधनों का कुशलतम उपयोग। जो हमारे पास साधन हैं, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन है, चाहे वो तकनीकी संसाधन है, शिक्षा है, वित्तीय संसाधन है, उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जाएगा, अधिकतम उपयोग किया जाएगा। तीव्र विकास। नियोजन इसलिए किया जाता है कि विकास की गति को नए आयाम दिए जा सके, विकास और तेज किया जा सके। स्थिरता के साथ विकास। जो भी हम विकास करेंगे उसमें देश में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, स्थिरता होनी चाहिए। जब स्थिरता होगी तो विकास संभव होगा। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि देश में स्थिर विकास होता है। थोड़ा अभी हुआ, थोड़ा अगले साल होगा, फिर अगले साल होगा, इस योजना में होगा, अगली योजना में होगा। इस तरह से धीरे धीरे स्थिर विकास होता है। नियोजन के माध्यम से लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया है। जीवन स्तर में सुधार कैसे आया, एक छोटे से उदाहरण से मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। पहले स्कूलें नहीं थी, पहले पीने को पानी शुद्ध नहीं मिलता था, पहले गाँव में बिजली नहीं थी, परिवहन के साधन नहीं थे, ट्रेन समय पे नहीं थी, बसें नहीं थी। और अब आप देखिए, आपके पास समय पे बस है, हाथ में मोबाइल है, रहने को पक्का घर है, आने जाने के लिए ट्रैक्टर है, बस है, मोटरसाइकिल है, कार है। आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ा है, आपका जीवन स्तर बढ़ा है, आपके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। ये नियोजन का श्रेय है। एक वर्ष में नहीं हुआ, एक दिन में नहीं हुआ, लंबी विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विभिन्न वर्षों में किए गए प्रयासों का आज सुखद परिणाम है। साधनों का आवंटन। जो हमारे पास साधन होते हैं उनका कुशलतम आवंटन किया जाता है। आर्थिक विषमताओं में कमी। आर्थिक विषमता का मतलब ये हुआ कि नियोजन के माध्यम से गरीब व्यक्ति के लिए सरकार ने संसाधन जुटाया और अमीर व्यक्ति के ऊपर कर लगाया। तो अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है, बीच का जो अंतर है, जिसको हम आर्थिक विषमता बोलते हैं, उसको कम करने में नियोजन प्रत्यक्ष रूप से सार्थक रहा है। आर्थिक केंद्रीकरण पर रोक। आर्थिक केंद्रीकरण का मतलब है नियोजन के माध्यम से जो भी कार्य किया जाता है, इसमें आर्थिक केंद्रीकरण खत्म करके राज्यों की हिस्सेदारी तय कर दी गई, तो उससे फ़ायदा हुआ है। क्षेत्रीय विषमताओं में कमी आई है। क्षेत्रीय विषमताओं का मतलब साहब पर्टिकुलर दिल्ली बहुत विकसित हो गया, उससे उधर बंगाल विकसित हो गया, सब गुजरात विकसित हो गया, राजस्थान पिछड़ा रह गया, बिहार पिछड़ा रह गया, ऐसा नहीं है। नियोजन के माध्यम से जो भी कार्य किए जाते हैं सभी राज्यों में, सभी जगह एक साथ किए जाते हैं, तो पूरा देश की आर्थिक विषमता जो थी, अमीर और गरीब और क्षेत्रवाद का जो अंतर था, उसमें कमी आई है और स्वाभाविक तौर पे आई है। संतुलित विकास हुआ है। सभी जगह एक साथ किया गया तो विकास संतुलित हुआ है। संतुलित विकास के माध्यम से
सभी क्षेत्रों में एक साथ विकास के नए आयाम प्राप्त किए गए। सामाजिक न्याय, सभी व्यक्तियों के लिए नियोजन में प्रावधान किए जाते हैं। सामाजिक न्याय सभी को मिला है, इसके दूरदर्शिता परिणाम रहा है। दूरदर्शिता परिणाम का मतलब है जो भी रिजल्ट है वो बहुत लंबे समय तक चलेंगे, अर्थव्यवस्था का विकास अच्छा होगा और हमें उसको लंबे समय तक देखने को प्राप्त होंगे। पूंजी निर्माण हुआ है, देश का कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, जिसके माध्यम से नए नए उद्योग धंधे कल कारखाने लगे हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति हुई है। अब कोई भी समझौता किया जाता है, भारत ये कहता है सभी व्यक्तियों से कि चाइना से माल मत खरीदो, क्योंकि भारत चाइना से सीधा माल मंगवाना के लिए मना नहीं कर सकता। अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत मंगवाना तो होगा, लेकिन जब ग्राहक ही डिमांड नहीं करेगा, जब दुकानदार ही नहीं मंगवाएगा, तो वो अपने आप बंद हो जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव होता है हमारे ऊपर, निर्णय व कार्य में समन्वय बना रहता है। ये है नियोजन के महत्व, नियोजन के लाभ या नियोजन के पक्ष में तक। लेकिन इसके कुछ वापस डीमेरिट्स भी है, इसके कुछ कमियां भी है, इसके कुछ दोष भी बताए गए हैं। नियोजन आज के युग की रामबाण औषधि है, फिर भी इसमें कुछ कमियां हैं जो निम्न है। नंबर 1, पराधीनता का मार्ग। अब इसमें क्या हुआ कि जो चीज़ नियोजन में लिख दी, जो सरकार ने बना दी, जो सरकार ने कह दिया आपको करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे देश में सुखी परिवार, छोटा परिवार, 2 से अधिक संतान नहीं हो सकती। अगर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपने 4 बच्चे पैदा करना चाहता है, 6 बच्चे करना चाहता है, लेकिन देश में नहीं होगा, क्योंकि नियोजन है, हमने तय कर लिया 2 से ज़्यादा संतान होने पर आपके कई अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा। आप चुनाव में खड़े नहीं हो सकते, नौकरी में प्रमोशन नहीं ले सकते। ये नियोजन का ड्रॉबैक है। नियोजन से आपकी स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ता है। अस्त व्यस्त अर्थव्यवस्था। कई बार धनी व्यक्ति अपने हिसाब से करता है, नियोजन को नहीं मानता, उसको पैसे हैं, उसके पास सब कुछ कर सकता है। गरीब व्यक्ति नियोजन को मान के चलता है, तो अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। कहीं कुछ चल रहा है, कहीं कुछ चल रहा है, कहीं अलग से नियम बनाए गए हैं, कहीं से अलग। ऐसा नियोजन में हो सकता है, बट हमारे देश में नहीं है। आवश्यक प्रेरणाओं का अभाव। नियोजन तो कर लिया, अब उसको अप्लाइड कैसे करना है, उसके लिए कौन सलाह देगा, क्या प्रेरणा है, इसका अभाव पाया गया है। अकुशलता व भ्रष्टाचार बढ़ता है अकुशलता और भ्रष्टाचार। जिससे हाथ में सत्ता होती है वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उससे देश में भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। तानाशाही प्रवृत्ति को बढ़ावा। जिसकी सरकार होती है, जो सत्ता में होते हैं, वो अपने हिसाब से नियोजन करते हैं, अपने हिसाब से नीतियाँ बना लेते हैं। नीचे आम पब्लिक को कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार ने कृषि किसानों के विधेयक पास कर दिया। अब ये नियोजन सत्ता का कारण है। नीचे स्टेट नहीं मानते, कुछ नहीं मानते, देश में राजनीति होती है, तो ये तानाशाही प्रवृत्ति है। राजनीतिक अस्थिरता बनी रहती है नियोजन के माध्यम से। राजनीतिक अस्थिरता का मतलब है आज आप अच्छा काम कर रहे हो, जब तक ठीक है, नहीं करोगे तो जनता आपका विरोध करेगी। जनता में असंतोष नियोजन के माध्यम से ज़्यादा बनता है। और ओवरऑल बात यह है कि नियोजन खुद खर्चीला है। नियोजन करेंगे तो कई तरह के आपके पेपर फॉर्मेलिटीज होगी, कई तरह के आपके लक्ष्य निर्धारण करने होंगे, कई तरह के आपको दूसरे कार्य करने होंगे, तो ये खर्चीला है। कुल मिला के आज के वीडियो में हमने ये देखा कि नियोजन का अर्थ क्या है, नियोजन की विशेषताएं क्या है और नियोजन कितना सार्थक साबित हुआ है। अगले अध्याय में देखेंगे। धन्यवाद।